हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे। पाइथन आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी आई होप। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पूरा टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया था, उनकी भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसके बाद पाइथन तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब हम अपना जो मेजर पोर्शन है हमारे सिलेबस का DBMS SQL है, वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कोशिश करूँगी मैं 2 से 3 दिन में आप लोगों का DBMS SQL कंप्लीट हो जाए। देन इसके बाद तो सिलेबस में कुछ भी नहीं बचता, छोटे छोटे मिसलिनियस टॉपिक हैं, है ना। तो वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं अपने वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम देखेंगे कि DBMS क्या होता है। देखो DBMS SQL हमारे सिलेबस में ये 2 पार्ट है, ठीक है। DBMS SQL हमें दोनों ही कंप्लीट करने हैं, ओके। DBMS और SQL, ठीक है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड। डाटाबेस कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखो, जो जितना भी हमारे पास डाटा है, हमारे पास जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, चाहे आप वो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे कि मान लो आप रेलवेज़ का एग्जांपल ले सकते हो। रेलवेज़ है, रेलवेज़ के पास डेली का कितना डाटा जनरेट हो रहा है, कितना मतलब यूज़र अपनी जो टिकट्स बुकिंग कर रहे हैं, कभी कोई कैंसिल कर रहा है। उसके बाद ये तो सिर्फ यूज़र का डाटा है, ठीक है। रेलवे का खुद का डाटा भी है, उसे रेलवे को ट्रेन्स भी देखनी है अपने कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे शेड्यूल है, कौन सी ट्रेन कितनी लेट है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन अपडेट करना है ना। और मतलब कितना ही सारा डाटा है रेलवेज़ के पास। तो वो सारा डाटा जो है वो कैसे मैनेज हो रहा है। तो ऑब्वियस है, ये जब जितना भी डाटा है रेलवे के पास, तो रेलवे ने भी अपने क्या बना रखे हैं अलग अलग, जैसे IRCTC बना रखा है एक ऐप, ठीक है। उस पर आप क्या कर सकते हो, उस पर आप कर सकते हो अपनी रिजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। IRCTC के थ्रू आप रिजर्वेशन कर सकते हो अपनी स्लीपर कोच की, या फिर जो भी चेयर कार हैं आपकी उनकी। दूसरा है आपका UTS ऐप, उसके थ्रू आप टिकट्स जो जनरल कोच की हैं वो टिकट्स खरीद सकते हो। तो जो रेलवे है उन्होंने भी तो अपने अलग अलग डाटाबेस बना रखे हैं ना। तो डाटाबेस बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, जो हमारे पास इतना सारा डाटा डेली का जनरेट हो रहा है, इसे मैनेज भी तो करना है। अब किसी बंदे ने टिकट करी, ठीक है, टिकट तो आप कर रहे हो ऑनलाइन बुकिंग, लेकिन टिकट का यही नहीं पता कि वो किस ट्रेन में करनी है, या फिर आपने टिकट कोई और बुक कर दी, किसी और ट्रेन में कर दी, वो बुक किसी और ट्रेन की जा कर के हो गई है। तो इन सभी चीज़ों को तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो ये किसके थ्रू मैनेज हो रही हैं, डाटाबेस के थ्रू, ठीक है। कि पर्टिकुलर ट्रेन है, पर्टिकुलर ट्रेन में इतनी सारी हमारी सीट्स हैं, अगर कोई भी रिजर्वेशन करता है तो ये हमारी यहाँ से चली जाएगी, देन ये चली जाएगी। अगर सारी कंप्लीट रिजर्वेशन हो जाती है तो फिर वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू कर पा रहे हैं, डाटाबेस के थ्रू। आप लोगों ने देखा भी होगा कि चाहे आप 2 ऐप से कर लो, 3 ऐप से कर लो, किसी से भी कर लो, ठीक है, वो सेम ही सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। कि भाई एक बंदे ने अगर रिजर्वेशन कर लिया तो वो 1 माइनस हो जाएगी, दूसरे बंदे ने रिजर्वेशन कर ली तो -2 हो जाएगी। इस तरीके से वो चलती ही रहती हैं, रिजर्वेशन सिस्टम है जो। और आप यहाँ से बुकिंग करो या फिर आप विंडो से जा कर के बुकिंग करवाओ, वो दिखाती तो सेम ही है ना। जैसे कि आप ऐप से चेक करोगे कि आपकी 2 हैं जो, वो भी सीट अवेलेबल हैं, आप काउंटर पे जाओगे वहाँ भी आपको बताएंगे कि 2 अवेलेबल हैं। सेम ही डाटा उनको और आपको कैसे दिख रहा है, क्योंकि जो से डाटाबेस है वो तो सेम ही है ना। इस डाटाबेस के थ्रू क्वेरी लगा के आप रिट्रीव कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो डाटाबेस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है, जितना भी डाटा हमारे पास है उस सभी को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए, ओके। तो इसमें यही सब लिखा हुआ है, मैनेजिंग डाटा एफिशिएंटली इज इसेंशियल एज द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीजेज। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है दिन बाय दिन, तो हमें उसको सभी को क्या करना है, एफिशिएंटली मैनेज करना है। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, डाटाबेस की। जो डाटाबेस है वो कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड टेबल्स है। जैसे कि अभी हमारे जो सिलेबस में है वो है RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें हमारे जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग एंड सिंपल फाइल सिस्टम, अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड। देखो डाटाबेस सिस्टम हमारा आया कैसे है, इससे पहले तो हमारा फाइल सिस्टम चल रहा था। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम फाइल सिस्टम से डाटाबेस की तरफ कैसे गए हैं।
तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। डीबीएमएस रिप्रेजेंट अ रिवोल्यूशनरी अप्रोच टू डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। जो फाइल सिस्टम था हमारा उसके कंपैरिजन में एक बहुत मतलब अच्छी ये चीज़ है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि फाइल सिस्टम था जो हमारा उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी। उसमें अलग अलग जगह आपका डाटा पड़ा हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक जगह से डाटा डिलीट करते हैं, दूसरी जगह से हम भूल गए हैं डाटा डिलीट करना, तो उसमें जो डाटा की इंटीग्रिटी है वो भी उसमें ब्रीच हो रही थी, तो डाटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही थी उसमें। तो उन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम क्या लेके आए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू अप्रोचेज इज अ क्रूशियल फॉर मॉडर्न डाटा मैनेजमेंट। डाटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि डाटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम हमारा क्या है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है, जो हमारा चल रहा था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, जैसे कि एक फ़ाइल यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है, ठीक है, एक फ़ाइल यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है, यहाँ पे मान लो आपकी स्टूडेंट फाइल है, एक फ़ाइल यहाँ पे है अटेंडेंस फाइल, ठीक है, आप एक टीचर हो, यहाँ पे आपने एक स्टूडेंट की फ़ाइल मैनेज कर रखी, यहाँ पे आपने एक अटेंडेंस की फ़ाइल मैनेज करी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ से आपने मान लो किसी स्टूडेंट का नाम है वो डिलीट कर दिया, आप यहाँ से डिलीट करना उसे भूल गए, लेकिन यहाँ पे आप उसकी डेली अटेंडेंस फिल करे जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, तो ये भी तो ठीक बात नहीं है ना कि आपका जो डाटा है वो दोनों जगह से डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, यहाँ भी अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। डाटा को डिलीट करने के लिए हमें बार बार प्रोग्राम्स लिखने पड़ रहे थे अलग अलग चीज़ के लिए भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी, इन सभी चीज़ों से जो है, इन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट को लेकर के आए। द फाइल सिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स स्टोरिंग डाटा इन सेपरेट फाइल्स। सेपरेट फाइल्स में हमारा डाटा स्टोर हो रहा था, वेयर ईच एप्लीकेशन मेंटेन्स इट्स ओन फाइल। तो ये जो है ये हम अलग से फाइल मेंटेन हो रही है, ये अलग से फाइल मेंटेन हो रही है। This approach has been foundation of early computing system but comes with significant limitations in today's complex data environment। पहले तो डाटा कम ही होता था, आप लोग खुद ही देख लो, आज से 10 साल पहले आप कितना डाटा जनरेट कर पा रहे थे, बहुत कम था। लेकिन आज आप कितना डाटा जनरेट कर पा रहे हो, एक एक बंदे का ही इतना डाटा हो जाता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, या फिर आप यूट्यूब चला रहे हो, कितना सारा डाटा हो जाता है ना एक ही बंदे का। आप फोटोज़ खींच रहे हो, वो सारा भी डाटा है। Database system. A database system provides a centralized integrated approach to data storage where multiple applications can access and share data through a common interface managed by DBMS सॉफ्टवेयर। तो जो database मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा, वो एक सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पे आपका सारा का सारा जो डाटा है वो टेबल्स एंड रोज की फॉर्म में पड़ा हुआ है। जो भी इसमें से आपको डाटा चाहिए आप क्वेरी लगाओ, यहाँ से आप डाटा को फैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम जो है डाटाबेस को लेकर के आए हैं। तो डिफ़िकल्टी इन एक्सेस, अभी मान लो आपके पास 2 टेबल्स हैं, ठीक है, 2 टेबल्स हैं। अभी आपको एक जो स्टूडेंट है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट टेबल है ये, ठीक है, यहाँ पे अटेंडेंस टेबल है। अभी मान लो आपको चाहिए कि पर्टिकुलर स्टूडेंट है किसी भी नाम का, उसकी अटेंडेंस कितनी है, ठीक है। मान लो आप कहो कि एक अमित नाम का लड़का है, उसकी अटेंडेंस कितनी है टोटल, तो आप पहले इसमें देखोगे, देन आप उसका जो भी कोड है या फिर जो भी रोल नंबर है, देन उसको यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे, देन यहाँ से उसकी अटेंडेंस निकालोगे। तो जो एक्सेस डाटा की एक्सेसिंग है वो भी इसमें क्या है, डिफ़िकल्ट है। फाइल्स डू नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन मैकेनिज्म टू रिट्रीव डाटा। अगर यही इसकी जगह पे DBMS होता तो ये एक ही जगह पे फाइल्स हमारी स्टोर होती सारी की सारी, तो यहाँ से हम डायरेक्ट रिट्रीव कर लेते क्वेरी लगा करके। एक्सेस रिक्वायर कस्टम प्रोग्राम्स विच मे नॉट एंटिसिपेट ऑल नीड्स। तो इसमें से भी आपको फैच करने के लिए अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, इसमें से भी फैच करने के लिए अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। टीचर वांट्स अ मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट, मस्ट राइट अ न्यू प्रोग्राम।
उसके बाद है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी मतलब है कि डाटा की डुप्लीकेसी, ठीक है, कि एक स्टूडेंट है आप यहाँ पे भी उसको लिख रहे हो, ठीक है, मान लो, या फिर कोई भी दो स्टूडेंट है वो मतलब सिबलिंग्स आपस में, ठीक है, सिबलिंग्स है, तो यहाँ आपने पेरेंट्स की डिटेल है जो, एक तो है आपकी पेरेंट्स की डिटेल, एक है आपके स्टूडेंट्स की डिटेल। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट की डिटेल में तो ठीक है, वो आपने लिख दिया कि हाँ भाई फलाना फलाना अमित नाम का लड़का है, इसके पेरेंट्स ये हैं, सुमित नाम का लड़का है, उसके पेरेंट्स ये हैं। तो ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की डिटेल्स है जो आपने 2 बार फिल करी है ना, तो इससे क्या हुआ है कि हमारा जो डाटा है वो डुप्लीकेसीज में आ गई है, कि एक ही चीज़ को हम क्या करें, बार बार स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सेम डाटा डुप्लीकेटेड इन मल्टीपल फाइल्स, जो सेम डाटा है वो क्या है, मल्टीपल फाइल्स में बार बार आ रहा है। वेस्टिंग स्टोरेज एंड रिस्किंग इनकन्सिस्टेंट, तो उससे हमारा क्या है, स्टोरेज भी ज़्यादा मतलब स्टोरेज ले रहा है वो, और इनकन्सिस्टेंसी भी उसमें डाटा में आ रही है। स्टूडेंट नेम्स अपीयर इन बोथ स्टूडेंट एंड अटेंडेंस, यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल में भी स्टूडेंट का नाम है और अटेंडेंस नाम की। गार्जियन डिटेल्स रिपीटेड फॉर सिबलिंग्स, या फिर गार्जियन की डिटेल्स है जो सिबलिंग्स के लिए रिपीट हो रही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट का नाम है जो वो यहाँ स्टूडेंट में भी आप फिल कर रहे हो और अटेंडेंस में भी फिल कर रहे हो, दो जगह आप स्टूडेंट का नाम लिख रहे हो ना, तो 2 बार नाम आ गया तो वो डाटा क्या है, डाटा की डुप्लीकेसी हो गई है, ठीक है। डाटा इनकन्सिस्टेंसी, अगर आपने एक जगह पे स्टूडेंट में मान लो डाटा को अपडेट कर दिया और अटेंडेंस में डाटा को मान लो, एक स्टूडेंट है जो वो जो है अपना नाम कटवा के किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो गया, अपने स्टूडेंट्स तो डिलीट कर दिया लेकिन अटेंडेंस से डिलीट करना आप भूल गए हो, तो उसमें क्या आ जाती है, डाटा में इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है डाटा आइसोलेशन, रिलेटेड फाइल्स आर नॉट लिंक्ड, रिट्रीविंग कंबाइंड इन्फॉर्मेशन इज डिफ़िकल्ट, जो इसमें जो रिलेटेड फाइल्स हैं आपस में वो क्या होती हैं, लिंक नहीं होती हैं, तो जो भी हमें कंबाइंड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको रिट्रीव करने में मुश्किल होती है। जैसे कि स्टूडेंट एंड अटेंडेंस फाइल्स हैव नो मैपिंग, स्टूडेंट और अटेंडेंस फाइल जो इनकी आपस में मैपिंग तो है नहीं, अलग अलग फाइल्स हैं ये कंप्यूटर में, तो अलग अलग डाटा को फैच करने के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। डाटा डिपेंडेंस, फाइल स्ट्रक्चर चेंजेस रिक्वायर री राइटिंग ऑल प्रोग्राम्स दैट एक्सेस द फाइल, तो जब भी आपको फाइल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना पड़ेगा तो आपको हर एक के लिए अलग अलग प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। जैसे इफ़ फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट फाइल चेंजेस अटेंडेंस प्रोग्राम फेल्स अनटिल अपडेटेड, मान लो आपने स्टूडेंट नाम की फाइल है, इसमें कुछ भी चेंजेस कर दिया आपने स्ट्रक्चर में या फिर फाइल में फॉर्मेट में चेंज कर दिया, तो आपको वो अटेंडेंस नाम की टेबल में भी जो है उन चेंजेस को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, उसको डाटा को फैच करना मुश्किल हो जाता है उस केस में। उसके बाद कंट्रोल डाटा शेयरिंग, हार्ड टू एनफोर्स एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस फॉर डिफरेंट यूज़र्स, इसमें रेस्ट्रिक्शंस है जो वो बहुत मुश्किल होती हैं, मतलब कि भाई रीड ओनली या फिर अपडेट राइट्स, ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अभी आप देखो, आप रेलवे का जो है कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो उसमें जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ आपको वही दिखती है, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐप में जा कर के ट्रेन की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन फाइल सिस्टम में हमें वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। गार्जियन शुड ओनली व्यू अटेंडेंस नोट एडिट इट, डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स इन फाइल सिस्टम, जैसे कि जो गार्जियंस हैं वो स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उसे एडिट नहीं कर सकते, तो ये सब जो क्या है फाइल सिस्टम में मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद है कंपैरिजन टेबल, फाइल सिस्टम वर्सेस डाटाबेस सिस्टम, क्या था फाइल सिस्टम में और क्या उसके कंपैरिजन में हमारा डाटाबेस में। डाटा रिडंडेंसी है जो, देखो ये ना क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट 5 डिफरेंट कंपैरिजन बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे 4 कंपैरिजन आप लिखो, तो ऐसे आपके एग्जाम में है जो वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। जो डाटा रिडंडेंसी है फाइल सिस्टम में वो हाई है, फाइल अभी मैंने आपको बताया है कि जो नाम है स्टूडेंट का वो स्टूडेंट टेबल में भी है और अटेंडेंस टेबल में भी है, तो डाटा रिडंडेंसी इसमें क्या है, हाई है, लेकिन डाटा रिडंडेंसी जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें क्या है, लो है, क्योंकि डाटा जो वो है एक जगह पे ही हमारा स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, इसमें मेंटेन करनी जो फाइल सिस्टम है थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि चेंजिंग डाटा इन वन फाइल डज नॉट अपडेट इट इन अदर्स, जो एक टेबल में आप मान लो एक स्टूडेंट टेबल में आपने कोई चेंज कर दिया, फाइल स्टूडेंट नाम की फाइल में कुछ भी चेंज किए हैं
तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी में चेंज नहीं होते, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो, उसमें कंसिस्टेंसी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि एक ही जगह पे हमारा सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या है कि आप जैसे मान लो रिजर्वेशन कर रहे हो, आपकी कोई भी ट्रेन की आप रिजर्वेशन कर रहे हो, हाँ भाई आपने एक टिकट कर ली है, 2 टिकट कर ली है, वेटिंग में कितनी है, नहीं है, किसी ने कैंसिल कर दी है तो वो फिर आपकी वेटिंग कम हो गई है। तो वो सभी हमें सभी को, जितने भी और जितने भी लोग IRCTC को यूज़ कर रहे हैं, सभी को सेम ही चीज़ दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो जो है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, एक ही जगह पे स्टोर है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंश्योर्स दैट एन अपडेट इज रिफ्लेक्टेड फॉर ऑल यूजर्स। इसमें आप एक एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग का भी ले सकते हो कि हाँ भाई पर्टिकुलर जो आइटम है उसके कितने पीसेस बचे हुए हैं, आप देखते हो बहुत बार कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, वो सभी के लिए सेम ही दिखता है। आपके डिवाइस में भी सेम दिखेगा, दूसरे के डिवाइस में भी सेम दिखेगा कि इतने पीस बचे हुए हैं, इतने नहीं बचे हुए हैं। तो वो किसकी वजह से है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा की जो इंडिपेंडेंस है वो इसमें नहीं है। डाटा बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड है। चेंजिंग फाइल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स चेंजिंग द कोड। उसके बाद इसमें क्या है कि जो डाटा इंडिपेंडेंस है वो बहुत हाई है। डाटा जो एब्स्ट्रैक्शन है इसमें वो होती है, यूज़र को सिर्फ वही चीज़ दिखाई जाती है जो कि यूज़र के काम की होती है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये है कि सिर्फ यूज़र को वही चीज़ दिखाना जो कि यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन यूज़र के लिए यूज़र के काम की नहीं है उसे क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। उसके बाद है जैसे कि लॉजिकल व्यू और फिजिकल स्टोरेज है, इनको अलग अलग करना है कि डाटा कहाँ पे हमारा स्टोर है, पड़ा हुआ है। इस बात से कोई मतलब है, जैसे आप फ्लिपकार्ट चला रहे हो, ठीक है, तो आपको इस बात से कोई मतलब थोड़ी है कि डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ से नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको तो सिर्फ क्या चाहिए कि हाँ भाई मैं देख रहा हूँ, मैं ऐप को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप लॉजिकल व्यू देख सकते हो। उसके बाद एक्सेस एंड रिट्रीवल रिक्वायर्स राइटिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर एवरी न्यू टास्क। जब भी आपको कोई भी नया टास्क करना है तो आपको अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आप SQL की क्वेरीज को यूज़ करके फास्ट तरीके से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी इसमें लिमिटेड होती है, इसमें सिक्योरिटी जो होती है हमारी हाई होती है, ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी ये सारा मैनुअल होता है, ठीक है। तो मैनुअल होता है तो इसमें जो बैकअप एंड रिकवरी होती है वो मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ये सारा का सारा ऑटोमेटेड होता है। थ्रू आप सॉफ्टवेयर क्वेरीज कर सकते हो इसे। तो इसमें जो बैकअप एंड रिकवरी है वो क्या है, हमारी ईजी होती है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ DBMS की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इसकी। डाटा इंटीग्रेशन है जो वो इसमें हाई है, ये हम अभी पढ़ ही रहे हैं कितनी देर से, ठीक है। तो DBMS प्रोवाइड अ यूनिफाइड व्यू ऑफ डाटा बाय इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ सिंगल कोहेरेंट डाटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है। This integration eliminates the need for multiple separate files, creates a comprehensive data repository. अलग अलग जगह से आप जो है डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज से एक ही जगह पे आपका डाटा जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन की, डाटा सिर्फ यूज़र को वही चीज़ें दिखाना जो कि यूज़र के काम की चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़र से हाइड कर लेना। अभी इस बात को यूज़र से क्या मतलब है कि आपका डाटा किस तरीके से स्टोर है, कहाँ उसके वेयर हाउस हैं। यूज़र है जो, उसको तो सिर्फ जो उसने परचेज़ किया है वही चाहिए ना। तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो यूज़र से हम हाइड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। सिर्फ यूज़र को वही चीज़ें प्रेजेंट करना जो उसके लिए मीनिंगफुल हैं और एक्सेसिबल है, ठीक है। कॉन्करेंट एक्सेस, मल्टीपल यूज़र्स हैं जो वो एक ही बार एक्सेस मतलब बार बार चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप भी फ्लिपकार्ट को सेम टाइम पे चला सकते हो, आपका भाई बहन है वो भी सेम टाइम पे चला सकते हैं, फ्रेंड्स चला सकते हैं, पूरा इंडिया ही फ्लिपकार्ट को सेम टाइम पे कितनी बार, जैसे बिग बिलियन डे सेल आती है लोग चलाते हैं ना, तो कॉन्करेंट एक्सेस उसमें रहता है, बहुत सारे लोग एक बार ही एक्सेस कर सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी है जो इसमें वो बनी रहती है। बिल्ट इन कंस्ट्रेंट्स, वैलिडेशन रूल्स एंश्योर दैट डाटा रिमेन्स एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल की। वही अभी एग्जांपल मैंने जो आपको दिया है कि कितने आइटम्स आपके बचे हुए हैं, कितने आइटम्स नहीं बचे हुए हैं, आउट ऑफ स्टॉक है, वो सेम ही चीज़ सभी को दिखती है। तो सेम ही चीज़ जो सभी को दिखती है तो उसका मतलब क्या है, डाटा इंटीग्रिटी उसमें है।
की कॉन्सेप्ट्स इन DBMS। की कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले आएगा डाटाबेस स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि स्केलेटन होता है डाटाबेस का, ठीक है, स्केलेटन। डिज़ाइन जो होता है डाटाबेस का, ठीक है, डिज़ाइन, आप रोज़ की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहे हो, किस तरीके से स्टोर कर रहे हो, वो सारा क्या है डाटाबेस स्कीमा। तो डाटाबेस स्कीमा इज़ द डिज़ाइन ऑफ अ डाटाबेस, ठीक है। इट इज़ द स्केलेटन ऑफ डाटाबेस दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर। तो स्केलेटन है इसका डाटाबेस का, ठीक है, कि टेबल्स की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर है, फील्ड्स की फॉर्म में है, किस तरीके से स्टोर है। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डाटा ईच कॉलम कैन होल्ड, की जो है पर्टिकुलर कॉलम ने किस तरीके का, किस टाइप का डाटा होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यही से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसकी बात है डाटा कंस्टेंट। डाटा कंस्टेंट यही होते हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर है जो आपने प्राइमरी की है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए, नल नॉट नल होनी चाहिए। अगर आप फ़ोन नंबर को दे रहे हो, फ़ोन नंबर लिख रहे हो, तो वो आपके सिर्फ डिजिट्स में होने चाहिए। तो ये हमारे सारे क्या हैं डाटा कंस्टेंट्स होते हैं कि आप कोई ना कोई लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि पर्टिकुलर टाइप का डाटा है वो इस ही टाइप का होना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स वी पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑन द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी इंसर्टेड इन वन और मोर कॉलम्स ऑफ अ टेबल। कि हाँ भाई हम ये लिमिटेशन लगा रहे हैं, ये हमारी रेस्ट्रिक्शन है कि पर्टिकुलर कॉलम में इसी टाइप का डाटा फिल होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, वेर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग वन और मोर कंसेप्ट ऑन दैट कॉलम वाइल क्रिएटिंग द टेबल। जब हम टेबल्स बनाते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेटा डाटा और डाटा डिक्शनरी। मेटा डाटा क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। डाटा अबाउट डाटा बोले तो कि आप जैसे कि द डाटाबेस स्कीमा अलोंग विथ वेरियस कंस्ट्रेंट। जो हमारा डाटाबेस स्कीमा है ना, जो हमारी डाटाबेस की जो स्ट्रक्चर है वो, उसके साथ जब हम कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर जो है डाटाबेस है जो वो इस तरीके का होना चाहिए, तो जब हम उसके साथ कंस्ट्रेंट भी यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या होता है मेटा डाटा, ठीक है। तो डाटा अबाउट डाटा, जो भी हमारे टेबल्स में डाटा हम स्टोर कर रहे हैं इसके बारे में जो डाटा है, ठीक है। आपने मान लो फ़ोन नंबर स्टोर किया है, फ़ोन नंबर जो है वो किस टाइप का होना चाहिए, डिजिट टाइप का होना चाहिए। तो ये डाटा अबाउट डाटा है ना, अबाउट जो ये है डिजिट है वो इसके बारे में डाटा है ना, तो डाटा अबाउट डाटा मतलब क्या है मेटा डाटा। डाटाबेस इंस्टेंस। डाटाबेस इंस्टेंस हमारा क्या है, डाटाबेस इंस्टेंस क्या होता है कि जैसे मान लो अभी आपने एक टेबल बनाई, ठीक है। अभी टेबल है वो आपकी ब्लैंक पड़ी हुई है, आपने टेबल तो बना दी, ठीक है। अभी इसमें कोई एंट्री नहीं, देन उसके बाद आपने इसमें कोई एंट्री कर दी, ठीक है। तो डाटाबेस इंस्टेंस है जो वो चेंज होता रहता है आपके टेबल में, ठीक है। व्हेन वी डिफाइन डाटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा, स्टेट ऑफ डाटाबेस इज एम्प्टी। जब आपने उसको बनाया है तो वो क्या है आपकी एम्प्टी है, ठीक है, उसमें कोई भी एंट्री नहीं है। लेकिन फिर आपने उसमें क्या कर दिया, डाटा को एंटर कर दिया, तो अब उसकी जो स्टेट है, जो ये आपने टेबल बनाई थी उसकी स्टेट क्या है, अब वो चेंज हो चुकी है, उसमें डाटा है जो वो एंटर कर चुका है। तो जो डाटाबेस इंस्टेंस है वो आपका चेंज होता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन भी होती है, अपडेशन भी होती है, डिलीशन भी होती है। ये सब हमारा क्या होता है डाटाबेस इंस्टेंस। उसके बाद है क्वेरी। क्वेरी तो जैसे आप एसक्यूएल की क्वेरी लगा के डाटा को फेच करते हो, रिट्रीव करते हो, तो वो हमारा सारा क्या है डाटाबेस क्वेरी। अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू अ डाटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिजायर्ड वे। कि आपको पर्टिकुलर डाटाबेस है, जो ये आपका डाटाबेस है, इसमें से आपको पर्टिकुलर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है। तो एसक्यूएल की क्वेरीज तो हम सीखेंगे ही, और ये सारा तो हमारा जो DBMS है थ्योरी पार्ट है। इसके बाद एसक्यूएल है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, उसे मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर रन करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन मतलब क्या है कि आपने डाटा में आप इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो कोई भी चीज़ें, तो वो हमारी सारी क्या है डाटा मैनिपुलेशन के फॉर्म में आती हैं। आपने स्टूडेंट के टेबल में किसी स्टूडेंट का या नाम कट किया है, किसी स्टूडेंट का नाम डिलीट किया है, या फिर किसी स्टूडेंट के नाम को आप ऐड कर रहे हो, तो वो हमारा सारा किस में आता है डाटा मैनिपुलेशन में। उसके बाद है डाटाबेस इंजन। डाटाबेस इंजन है जो वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि प्रोग्राम यूज्ड बाय DBMS टू क्रिएट डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या है DBMS की।
डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। सेंट्रलाइज स्टोरेज है तो डाटा रिडंडेंसी से ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाती है। डाटा सिक्योरिटी को भी एनहेंस करता है। एक ही जगह पे जब आपका डाटा पूरा का पूरा स्टोर है तो ये डाटा सिक्योरिटी को एनहेंस करता है, ठीक है। इसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है, एक्सेस कंट्रोल है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का कोई भी ऐसे नहीं है कि पूरे के पूरे डाटाबेस को आपने मतलब आप देखते भी होगी। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप जैसे फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो, फ्लिपकार्ट यूज़ करें तो सिर्फ आपको वही चीज़ें दिखती हैं जो आपके काम की हैं। जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं वो आपको नहीं दिखेंगी। आप फ्लिपकार्ट के डाटाबेस में एंटर कर ही नहीं सकते हो। डाटाबेस में एंटर करना इन द सेंस कि आप ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके अपडेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। आप ये अपडेट तो नहीं कर सकते। ये तो जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसमें जो मैनेजर हैं बैठे हुए हैं वही कर पाएंगे ना, आप लोग तो नहीं कर सकते हो। तो वो सारा काम कौन कर रहा है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी है डाटा की कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज़र उसमें एंटर करके वो कर सकता है। तो सिक्योरिटी है। इम्प्रूव्ड डाटा कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी है वो भी डाटा की वो भी बढ़ती है इसमें। डाटा शेयरिंग भी इसमें बेटर है। मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड यूजर्स कैन एफिशिएंटली शेयर डाटा विदाउट द नीड फॉर कॉम्प्लेक्स फाइल मैनेजमेंट प्रोसीजर। जो है फाइल्स को आप शेयर कर सकते हो इसमें। अगर आप फाइल मैनेजमेंट का यूज़ करो तो फिर तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, शेयर करना, अपडेट करना, वो सारी चीज़ें। तो लेकिन डीबीएमएस है जो उसमें वो सारी चीज़ें क्या हैं, ईजी हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, डीबीएमएस एनफोर्सेस स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट्स। स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट्स का यूज़ होता है डीबीएमएस में कि आप किस तरीके से डाटा को सेव कर रहे हो टेबल्स की फॉर्म में, कौन सा उसमें आप कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, तो वो सारा स्टैंडर्डाइजेशन भी है इसमें, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट थ्रू शेयर्ड रिसोर्स एंड सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस प्रोसीजर। जब आप एक ही जगह पे डाटा को स्टोर कर रहे हो तो इससे क्या है, उसकी कॉस्ट भी क्या है वो रिड्यूस होती है। उसके बाद है रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है, सेम ही बात है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पूरे डाटा को रोज एंड टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करना क्या है, रिलेशनल डाटा मॉडल। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होती है रिलेशनल डाटा मॉडल की। देखो जो ये हमारी टेबल है ना, टेबल जो हम बना रहे हैं इसे हम क्या भी कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। और जो टेबल में होते हैं हमारे वो क्या क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम्स होती हैं। जो रोज होती हैं हमारी वो इस तरीके से होती हैं, ये हमारी क्या है, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो। रोज को हम क्या भी कहते हैं, टपल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमारे होते हैं कॉलम्स। कॉलम्स को हम क्या भी कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टर ऑफ एन एंटिटी रिप्रेजेंटेड इन द रिलेशन। डोमेन है। डोमेन जो होते हैं सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट की। आपने प्रॉपर मान लो यहाँ पे फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट दे दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट में आप डिजिट को सिर्फ लिखना चाहते हो, ठीक है, डिजिट को आप लिखना चाहते हो तो वो हमारे क्या होते हैं, डोमेन। उसके बाद है डिग्री। जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं हमारे, डिग्री। और टोटल नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो होती हैं कार्डिनलिटी। इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बनता है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आएगी। टोटल नंबर ऑफ रोज को आप क्या कहोगे, टोटल नंबर ऑफ टपल्स को आप क्या कहोगे, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को आप क्या कहोगे, डाटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, मेटा डाटा क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा। ऐसे मतलब ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं कि टपल होते हैं आप उसको क्या भी कहते हो, रोज़ को आप क्या भी कहते हो, एट्रीब्यूट्स हैं जो वो किसको कहते हैं, आप रोज़ को कहते हैं, कॉलम्स को कहते हैं। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रिटी कंस्टेंट। इंटीग्रिटी कंस्टेंट क्या हो, देखो कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि सेट ऑफ रूल्स है, कुछ ना कुछ रूल्स हैं डाटा की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो कौन कौन से जो हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें हम पढ़ेंगे एक एक करके। इनका जो मेन काम है वो क्या होता है कि डाटा की जो क्वालिटी है वो बनी रहे और जो भी इनवैलिड एंट्री है वो उसमें ना हो। अभी आप फ़ोन नंबर लिख रहे हो, फ़ोन नंबर में आप कह रहे हो सिर्फ डिजिट होनी चाहिए। अब कोई इसमें ए एंटर करेगा तो वो इनवैलिड हो गया ना, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस सब से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का। तो सबसे पहले आएगा एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई भी जो कॉलम है उसको आपने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। प्राइमरी की में क्या है कि कोई भी वैल्यू यूनिक नहीं होनी चाहिए या फिर यूनिक होनी चाहिए हर एक वैल्यू आपकी, और जो है नोट नल नहीं एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी हमारी कौन इंश्योर करता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की। जैसे प्राइमरी की है उसमें सारी की सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए और नोट नल होनी चाहिए, ठीक है।
तो जब हम इनको अप्लाई कर देंगे तो ये हमें फिर क्या गारंटी देगा कि जो हर एक टपल है वो यूनिकली एंटर होगी। हर एक टपल में कोई भी, मान लो आपने यहाँ पे रोल नंबर है, मान लो रोल नंबर को आपने प्राइमरी की बना दिया है, ठीक है, रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। मान लो आपने एक रोल नंबर लिख दिया 01, तो आपका दूसरा रोल नंबर है वो 01 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 01 नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को कौन मेंटेन करेगा? फिर हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। प्रिवेंट्स डुप्लीकेट और यूनिफाइड प्राइमरी की वैल्यूज़, तो जो डुप्लीकेशन है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंशियल रिलेशनशिप। उसके बाद है रेफरेंस इंटीग्रिटी कंसेंट। रेफरेंस इंटीग्रिटी कंसेंट क्या होते हैं हमारे? जैसे कि मान लो आपने एक टेबल है, ये सेकंड टेबल है, यहाँ पे मान लो ये स्टूडेंट नाम की टेबल है, ये अटेंडेंस नाम की टेबल है, ठीक है। यहाँ पे एक रोल नंबर है, यहाँ भी आपने रोल नंबर स्टोर किया है इन दोनों टेबल्स को रिलेट करने के लिए। तो मान लो ये यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? फॉरेन की है, ठीक है, फॉरेन की है। तो ये जो आपस में रिलेशन बन रहा है हमारा, ये क्या है? हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। तो ये दो टेबल्स है जो उनको दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में रिलेट करके हमें दिखाता है। एंश्योर्स दैट फॉरेन की वैल्यूज आइदर मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन द रेफरेंस टेबल आर नल, ठीक है। तो जो ये हमारी टेबल है, जैसे कि इसमें प्राइमरी की थी ना, तो ये इस टेबल में हमारी फॉरेन की है, तो ये दूसरी टेबल में क्या होनी चाहिए? प्राइमरी की होनी चाहिए। प्रिवेंट्स ऑर्फन रिकॉर्ड्स एंड मेंटेन्स रेफरेंशियल रिलेशनशिप। जैसे कि मान लो इसमें क्या है कि आपने किसी भी स्टूडेंट की जो डिटेल है वो यहाँ से डिलीट कर दी है, ठीक है, यहाँ से आपने जो है स्टूडेंट की डिटेल को डिलीट कर दिया है, तो वो यहाँ से भी आपकी क्या होनी चाहिए? डिलीट होनी चाहिए। नहीं तो ये बार बार क्या शो करेगा? एरर शो करेगा, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे तो डिलीट कर दी है जो मास्टर टेबल है आपकी, लेकिन यहाँ से आप डिलीट उसे कर ही नहीं रहे हो, तो इसमें क्या होगा? डाटा की जो है इंटीग्रिटी है वो उस पर सवाल उठेगा। तो इसीलिए आपको जो है ये उन सब चीज़ों को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद है डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वही जो मैंने आपको बताया है कि हाँ भाई पर्टिकुलर कॉलम में आपकी वैल्यू इसी टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट एट्रीब्यूट वैल्यूज टू प्री डिफाइंड डोमेन्स की। प्री डिफाइंड डोमेन आपने वो वेर कैर है या फिर वो कैर टाइप का है, किस टाइप का डाटा टाइप है आप वो देना चाहते हो, ठीक है। Ensure data type consistency and valid value ranges, includes data type constraint, check constraint and not null constraints, maintain semantic correctness of individual attribute values। उसके बाद है यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की। यूज़र जो भी अपनी तरफ से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट चाहता है इसमें वो सारे के सारे अप्लाई होते हैं। जैसे कि मान लो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस में आप बहुत अलग अलग टाइप का डाटा होता है कि भाई इसी टाइप का ये पर्टिकुलर डाटा होना चाहिए, तो वो सारे क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। उसके बाद है कीज़ इन आ रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस में कीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो कीज़ को भी हम एक बार देख लेते हैं, सारी की सारी कीज़ को। इन रिलेशनल डाटाबेस टपल्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। जो टपल्स होते हैं ना, जैसे मान लो आपकी टेबल है, कोई भी टेबल है, ये मान लो आपकी टेबल है, ठीक है। तो जो ये पूरी की पूरी रो होगी ना, पूरी की पूरी रो, एक रो दूसरी रो से मैच नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि दो बंदों का जो है नाम सेम हो, ठीक है, नाम मान लो यहाँ भी अमित है, यहाँ भी अमित है, ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी की आपने बनाई है, चाहे वो रोल नंबर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, 1 2, तो ये तो दोनों अलग अलग है ना। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे, इसके साथ कंबाइन करोगे तो दोनों अलग अलग है ना। तो जो भी हमारा रिलेशनल डाटाबेस है उसमें जो पूरी की पूरी रो है, जो रोज़ हैं वो सेम अलग अलग होनी चाहिए। सारी की सारी जो रोज़ हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल टू डिस्टिंग्विश ईच टपल। जो हमारा एक एट्रीब्यूट है ना, कम से भी कम एक एट्रीब्यूट है वो हमारा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ताकि मान लो जैसे आप रोल नंबर को ही डिस्टिंक्ट कर दो 01 02 03 04, तो इसकी वजह से जो हमारी रोज है वो कभी भी सेम हो ही नहीं सकती, ठीक है। दीज यूनिकनेस रूल्स आर एनफोर्स्ड यूजिंग कीज़। तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं? कीज़ के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको। तो प्राइमरी की के थ्रू आप कर रहे हो, तो ये किसके थ्रू हम कर सकते हैं? कीज़ के थ्रू। कीज़ ऑल्सो डिफाइन हाउ वन रिलेशन कैन रेफर टू अनदर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कीज़। तो कीज़ को देख लेते कौन कौन से टाइप्स की हैं। कीज़ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आएगी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है?
एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ रिलेशन। टपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टपल्स क्या होते हैं। रोज जो भी एट्रीब्यूट, क्या कह रहा है कि एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स, मतलब कि जो ये आपका टपल है ना, इसको जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। जैसे कि यहाँ पे आपकी GUID है, GUID है, जो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। ये आप कैंडिडेट की कह रहे हो, ये दोनों अलग है ना, तो इनको आप कैंडिडेट की बना सकते हो। ये भी आपकी यूनिकली अलग है, ये भी अलग है, तो ये भी हमारी क्या है, कैंडिडेट की है। तो कैंडिडेट की वो होती हैं जो कि आपकी प्राइमरी की बनने के एलिजिबल होती हैं। जैसे कि दोनों अलग अलग है ना, दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक हैं, अलग अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं हो रही हैं, तो ये हमारी प्राइमरी की बनने के लिए क्या है, कैंडिडेट की हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। एग्जाम्पल यही है सेम, जो इसमें क्या कह रहा है कि जो GUID है, ठीक है, GUID है, वो हमेशा ही यूनिक रहेगी, तो इसको हम क्या बना देते हैं, प्राइमरी की। गार्जियन फोन ऑलवेज यूनिक बोथ आर कैंडिडेट कीज, तो ये भी हमारी क्या होगी, यूनिक ही होगी। लेकिन इसको मतलब आइडियल नहीं होता है, हम जनरली जो ID होती है उसको ही प्राइमरी की बनाते हैं। ओके, उसके बाद है प्राइमरी की, सेम ही बात है मैंने जो आपको बताई है कि प्राइमरी की है कैंडिडेट की में से आप किसी को भी क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो एज प्राइमरी की, ठीक है। कैंडिडेट की होती ही वो है जो कि यूनिक होती है। कैंडिडेट की होती क्या होती है, जो कि जिनकी एट्रीब्यूट में वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, तो वो हमारी क्या होती है, फिर प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल होती है। द एट्रीब्यूट चूजन फ्रॉम कैंडिडेट की टू यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स, तो टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए जिस भी हम की का एज प्राइमरी की चूज करना चाहते हैं कैंडिडेट की में से, उसे हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट की, कैंडिडेट की इज नॉट चूजन एज प्राइमरी की। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये GUID है, इसको आपने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, ये भी कैंडिडेट की, ये भी कैंडिडेट की, जो अब इसको तो कुछ नहीं बनाया ना, क्योंकि जो प्राइमरी की है वो तो आपकी टेबल में एक ही होगी, तो जो ये बच गई ना, ये हमारी क्या होगी, अल्टरनेट की। तो क्या होगी ये हमारी अल्टरनेट की, ठीक है। तो इफ़ GUID इज चूजन एज प्राइमरी की, तो ये हमारी क्या है, चूज हमने प्राइमरी की चूज कर ली है, तो ये हमारी क्या होगी, सेकंड अल्टरनेट की। उसके बाद है कंपोजिट प्राइमरी की। देखो अब ऐसा भी हो सकता है कि टेबल में जो है हमारी कोई भी एट्रीब्यूट है वो अकेला एज कैंडिडेट की, एज प्राइमरी की नहीं बन सकता है, लेकिन आप दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके आप क्या बना सकते हो, कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हो। व्हेन नो सिंगल एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल, जब आपके एक सिंगल टपल है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता चीज़ों को, तो हम फिर क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को हम एट्रीब्यूट की बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर अलोन नॉट यूनिक की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम हमारे पास क्या है, रोल नंबर में 1 and 2 स्टोर है। सपोज करो ये हम इसको, या 1 भी हो सकता था यहाँ पे, या फिर 2 भी हो सकता है, या आगे एंट्री होंगी तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो सकती हैं। तो अटेंडेंस डेट अलोन नोट यूनिक की, सिर्फ हम अटेंडेंस डेट को भी अलोन की एक सिर्फ अकेली को प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके हम क्या बना देंगे, एक प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की बना देंगे, ठीक है। कंपोजिट प्राइमरी की, सपोज करो आपका जो स्कूल है उसमें एडमिशन क्या हो रहे हैं, एडमिशन किस हिसाब से हो रहे हैं कि जो आपके 1 तारीख में आ रहे हैं उनके रोल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 1 तारीख में जितने भी बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनका तो सभी का 1 डेट तो 1 ही है ना, और रोल नंबर ये है। लेकिन फिर जो 2 तारीख में आए, डेट 2 तारीख में आए, फिर उनके रोल नंबर 1 से शुरू हो गए, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो है सिंपल एक रोल नंबर है उसको भी आप प्राइमरी की नहीं बना सकते, जो डेट है उसको भी प्राइमरी की नहीं बना सकते, लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आप देखोगे कि ये आपस में किसी से मैच नहीं होंगे, ठीक है, ये किसी से मैच नहीं होंगे जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की। उसके बाद है फॉरेन की। फॉरेन की अभी मैंने आपको बताया था कि एक टेबल से दूसरे टेबल में जो हम रेफरेंस करके दिखाते हैं वो हमारी क्या होती है, फॉरेन की। एन एट्रीब्यूट इन वन रिलेशन दैट रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन, जो एक टेबल में क्या हो, प्राइमरी की हो, और दूसरी टेबल में उसको क्या, उसका क्या हो, रेफरेंस दिया जा रहा हो, ठीक है।
एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, दो टेबल्स हैं या उससे ज़्यादा टेबल्स हैं उनके बीच में क्या है रिलेशनशिप ये बनाता है आपस में। रेफरेंसिंग रिलेशन, रेफरेंसिंग रिलेशन क्या होती है, कंटेन्स द फॉरेन की, जो हमारी टेबल होती है मान लो यहाँ पे फॉरेन की है तो ये हमारी क्या है एक रेफरेंसिंग रिलेशन है, ठीक है। रेफरेंस रिलेशन, यहाँ से रेफरेंस लिया गया है, ये जो फॉरेन की है यहाँ पे प्राइमरी की है तो ये इसमें क्या होगी रेफरेंस रिलेशन। मास्टर रिलेशन कंटेन्स द प्राइमरी की, यहाँ पे एज प्राइमरी की है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि GUID इन स्टूडेंट। GUID इन स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जैसे GUID नाम का एक एट्रीब्यूट है हमारा स्टूडेंट नाम की टेबल में, लेकिन ये एज फॉरेन की है उसमें, ठीक है। तो इसका जो रेफरेंस है वो कहाँ से आ रहा है, एज प्राइमरी की ये किस में है, गार्जियन नाम की टेबल में, ठीक है। जैसे कि ये आपकी गार्जियन नाम की टेबल होगी कोई, ठीक है, इसमें ये एज प्राइमरी की है GUID। यहाँ पे आपकी एक स्टूडेंट नाम की टेबल होगी, स्टूडेंट नाम की टेबल में है जो ये GUID हमारा क्या है, एक GUID हमारा एज फॉरेन की है। तो इसका रेफरेंस कहाँ से आ रहा है, हमारा गार्जियन नाम की टेबल से। तो इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अटेंडेंस नाम की एक टेबल है, अटेंडेंस नाम की एक टेबल है, अटेंडेंस नाम की टेबल में जो है एक फॉरेन की एट्रीब्यूट है, फॉरेन की एट्रीब्यूट क्या है, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर है। तो इसका जो रेफरेंस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट नाम की टेबल से आ रहा है। स्टूडेंट नाम की टेबल में एक रोल नंबर नाम से जो है एट्रीब्यूट है वो हमारा क्या है, प्राइमरी की है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें रेफरेंस लेते हैं, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा DBMS का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपना जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को कल प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।